अपनी बातचीत किए थे। आज की कक्षाओं में उससे आगे हम लोग बात करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग सिलोजिज्म के बारे में बातचीत करेंगे। माइनर, मिडिल और मेजर टर्म किससे कहते हैं, प्रायः डिस्ट्रीब्यूशन इस में क्या होता है उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म प्रायः जिसे प्रायः हिंदी में तर्क वाक्य युक्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रायः न्याय वाक्य के रूप में भी जाना जाता है। सिलोजिज्म के माध्यम से यानी कि यह दो या दो से अधिक कोई प्रीमाइज दिया गया, उस प्रीमाइज के माध्यम से हम जो भी कुछ निष्कर्ष निकालते हैं उसे हम सिलोजिज्म कहते हैं। पुनः समझने का प्रयास करेंगे। जब दो या दो से अधिक प्रीमाइज दिया है, उन प्रीमाइजों के बेस पे हम जो भी कुछ निष्कर्ष निकालते हैं उसे हम प्रायः सिलोजिज्म के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। प्रीमाइज एक और प्रीमाइज दो। प्रीमाइज एक में कहा जा रहा है कि आर मेमल आर एनिमल, यानी कि प्रीमाइज एक में कहा जा रहा है कि आर मेमल आर एनिमल। दूसरे प्रीमाइज में कहा जा रहा है कि आर इन्फेंट आर मेमल, यानी कि दूसरा जो प्रीमाइज है उसमें कहा जा रहा है कि आर इन्फेंट आर मेमल। इसका कंक्लूजन के रूप में हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, देयरफॉर आल इन्फेंट आर एनिमल, यानी कि दो या दो से अधिक प्रीमाइज के माध्यम से प्रीमाइज दिया, उस प्रीमाइज के बेस पे जो भी हम कुछ अपना निष्कर्ष निकालते उसे प्रायः हम सिलोजिज्म कहते हैं। अब बात करेंगे टर्म। टर्म के बारे में देखा जाए तो कहीं कहीं पे प्रस्ताव या कथन के रूप में भी लिखा जाता है। जो भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है उसको पहचानने के लिए तीन मुख्य रूप से टर्म के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, जिसे प्रायः हिंदी में देखा जाए तो मिडिल टर्म को प्रायः देखा जाए हिंदी में तो मध्य पद, और माइनर टर्म को देखा जाए तो लघु पद के रूप में जाना जाता है, जबकि मेजर टर्म को प्रमुख पद के रूप में जानते हैं। अब एक एक करके हम समझेंगे कि मिडिल टर्म क्या होता, माइनर टर्म क्या होता और मेजर टर्म क्या होता है। सबसे पहले हम लोग दो प्रीमाइज ले रहे हैं। पहला जो प्रीमाइज उसमें लिखा गया कि आल मेमल आर एनिमल। अब इसमें हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म को कैसे पहचाना जाए। पहले प्रीमाइज में लिखा गया कि आल मेमल आर एनिमल। दूसरा प्रीमाइज दिए हम लोग आल एलिफेंट आर मेमल, यानी कि पहले प्रीमाइज में जिक्र हो रहा है कि आल मेमल आर एनिमल, दूसरे प्रीमाइज में जिक्र कर रहे हैं कि आल एलिफेंट आर एनिमल। अब हम इसमें सबसे पहले मिडिल टर्म को पहचानने का प्रयास करेंगे कि मिडिल टर्म कहाँ पे है। तो दो जो प्रीमाइज लिखा गया उस प्रीमाइज में हम देखेंगे कि दोनों प्रीमाइज में क्या समानता है। तो आल मेमल आर एनिमल, यानी कि आल मेमल आर एनिमल। दूसरे प्रीमाइज में हम देख रहे हैं कि आल इन्फेंट आर मेमल, यानी कि प्रीमाइज वन, प्रीमाइज एक और प्रीमाइज दो में मेमल दोनों में कॉमन है, यानी कि जब भी प्रीमाइज एक और प्रीमाइज दो में जो भी कुछ कॉमन होगा उसे हम प्रायः उसे हम मध्य पद या मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जो भी दो प्रीमाइज दिया है उस प्रीमाइज में जो भी उभयनिष्ठ यानी कि जो भी कुछ कॉमन होगा उसे हम प्रायः मिडिल टर्म कहेंगे। प्रायः मिडिल टर्म देखा जाए तो यह निष्कर्ष में नहीं रहता, सिर्फ दो या दो से अधिक प्रीमाइज है उस प्रीमाइज में रहेगा, यह निष्कर्ष में नहीं पाया जाता। और पहले प्रीमाइज में देखा जाए तो
मेमल यानी कि ऑल मेमल आर एनिमल। मेमल के बाद जो भी कुछ बचा हुआ है यानी कि प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2, पहले प्रीमाइज में और दूसरे प्रीमाइज में जो भी कुछ उभयनिष्ठ होने के बाद पहले प्रीमाइज में जो भी कुछ बचा हुआ है उससे हम प्रायः मेजर टर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी कुछ प्रीमाइज 1 में मिडिल टर्म के बाद बचा है उससे हम प्रायः मेजर टर्म कहेंगे। और ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्रीमाइज में जो भी कुछ बचा हुआ है उससे हम प्रायः माइनर टर्म के रूप में जानेंगे, यानी कि उसे हम माइनर टर्म कहेंगे से एलिफेंट को। इस प्रकार से देखा जाए तो मिडिल टर्म में यानी कि प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 दोनों यानी कि प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में जो भी कुछ दिया है अगर दोनों में किसी बिंदु में जो भी समानता है यानी कि इसमें देखा जाए ऑल मेमल आर एलिफेंट और दूसरे प्रीमाइज में दिया लिखा जाए कि ऑल एलिफेंट आर मेमल यानी कि दोनों में मेमल समानता है, इसलिए हम प्रायः मिडिल टर्म मेमल को कहेंगे। और इसके बाद प्रीमाइज 1 में जो भी कुछ बच रहा है उसे हम प्रायः मेजर टर्म के रूप में यानी कि जो भी कुछ शेष बचा उसे प्रीमाइज 1 में उसे मेजर टर्म कहेंगे, इसलिए एनिमल प्रायः मेजर टर्म के रूप में हुआ। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा प्रीमाइज है उसमें जो भी मिडिल टर्म के कॉमन होने के बाद जो भी कुछ बच रहा है उसे हम माइनर टर्म कहेंगे। यानी कि दूसरे प्रीमाइज में देखा जाए तो एलिफेंट माइनर टर्म है। यह तो प्रीमाइज तक बात हुआ। अब हम निष्कर्ष में देखेंगे कि देयर फॉर ऑल एलिफेंट आर एनिमल यानी कि जो भी हमें निष्कर्ष प्राप्त होगा उसमें प्रायः मिडिल टर्म उपस्थित नहीं हो, यानी कि निष्कर्ष या कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं पाया गया तो उसमें माइनर और मेजर टर्म ही होगा। जैसे देखा है तो यहाँ पे एनिमल मेजर टर्म और एलिफेंट माइनर टर्म है, यानी कि निष्कर्ष में प्रायः मेजर टर्म अनुपस्थित रहेगा और माइनर और नहीं निष्कर्ष में या कंक्लूजन में देखा जाए तो जो भी मिडिल टर्म है वह उपस्थित नहीं रहेगा, मेजर और माइनर टर्म ही पाया जाएगा। पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 दिया उसमें जो समान होगा जिसमें समानता होगी उसे मिडिल टर्म कहेंगे और प्रीमाइज 1 में जो भी कुछ बच रहा है उसके अलावा उसे मेजर टर्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिगर किससे कहते हैं, जिसे प्रायः इससे हम आर्गुमेंट ऑफ फिगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम समझेंगे कि फिगर किसे कहते हैं। यह अध्ययन की सुविधा के अनुसार मुख्य रूप से 4 फिगर के रूप में इसको विभाजित किया गया है। तो आर्गुमेंट ऑफ मिडिल टर्म और प्रीमाइज यानी कि जो भी आर्गुमेंट और मिडिल टर्म दिए हैं उसमें आपस में अगर पूर्ण रूप से अदला बदली हो जाता है उसे इंटरचेंज हो जाता है, जिससे हम फिगर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो 4 फिगर को विभाजित करके दिया 4 फिगर को जो विभाजित किया गया एक एक फिगर पे हम लोग अपनी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फिगर जिसमें प्रायः एसपी का आशय है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि जो भी कुछ आर्गुमेंट के रूप में या प्रीमाइज के रूप में जो भी कुछ दिया जा रहा है उसमें अगर वह फिगर 1 में है तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि फर्स्ट फिगर में एग्जाम्पल है ऑल मैन आर गुड यानी कि सभी मनुष्य अच्छे हैं। ऑल मैन आर गुड तो यानी कि इसमें फिगर 1 में कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी कि
आर मैन आर गुड, यानी कि हम लोग का जो मैन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और पुनः हम तर्क दिया जा रहा है कि इज मैन यानी कि श्याम या राम, कुछ भी हम लिखें कि राम इज ए मैन, राम एक लड़का है। तो यानी कि जो पहले में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और नीचे जो एग्जाम्पल उसका प्रीमाइड टू है उसमें प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि पहले फिगर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें आल मैन आर ए गुड, मैन का डिस्ट्रीब्यूशन प्राय देखा जाए नीचे वाक्य में प्रेडिकेट के रूप में होगा, यानी पहले फिगर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरे फिगर में जिसे प्राय प्रेडिकेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ प्रेडिकेट का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे सम वर्कर आर जीनियस, सम वर्कर आर जीनियस में देखा जाए तो जीनियस जो है प्रेडिकेट के रूप में दिया गया है। और पुनः नीचे दिया जाए कि शीला इज जीनियस, यानी कि जो जीनियस है वह भी प्रेडिकेट के रूप में दिया गया, यानी कि फिगर 2 में सिर्फ प्रेडिकेट का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक इसी प्रकार से फिगर 3 में देखा जाए तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे आर मैन आर गुड, यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी कि मैन सब्जेक्ट है, इसका डिस्ट्रीब्यूट पुनः सब्जेक्ट के रूप में होगा, यानी कि सम मैन आर डिसऑनेस्ट। पुनः एक बार समझेंगे, जो भी फिगर है उसमें पहले फिगर में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कहने का आशय कि अगर कुछ भी कहा जा रहा है तो अगर फिगर पूछ रहा है तो उसमें पहला फिगर है तो उसमें सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और प्रेडिकेट का होगा, जबकि दूसरे फिगर में डिस्ट्रीब्यूशन प्रेडिकेट का होगा, यानी कि केवल प्रेडिकेट का दो बार प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तीसरे फिगर में सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पुनः उसी प्रकार से जो चौथा फिगर उसमें प्राय प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें देखेंगे सम वर्कर आर मैन, यहाँ पे प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का चौथे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यानी कि सब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैन प्रेडिकेट है और उसके बाद तो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे मैन हो गया है। यानी कि पुनः समझेंगे 4 फिगर हैं अध्ययन की सुविधा के अनुसार। पहले फिगर में सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरे फिगर में सिर्फ प्रेडिकेट और प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तीसरे फिगर में सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो आखिरी फिगर चौथा उसमें प्राय प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम पहचानेंगे कि मूड को कैसे पहचाना जाए या मूड किसे कहते हैं। तो प्राय देखा जाए मूड के माध्यम से जो भी क्वांटिटी और क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा वाक्य इनवर्स के बारे में कहा जा रहा है, किस वाक्य को प्राय आंशिक के रूप में कहा जा रहा है। उसके बाद उन सभी बिंदुओं को मूड के माध्यम से पहचाना जाता है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। यहाँ पे सम एक्टर आर सिंगर, यहाँ पे सम एक्टर आर सिंगर यानी कि कुछ एक्टर सिंगर है, इसे हम प्राय आई कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। E-I-O कहने का आशय कि अगर इनवर्स के लिए कुछ कहा जाएगा तो
ए कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है, जबकि वही इनवर्स के लिए नकारात्मक रूप से कुछ कहा जाए तो वह ई प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। ठीक उसी प्रकार से अगर आई किसी कुछ व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वह सकारात्मक रूप से, जैसे एग्जाम्पल में सम एक्टर आर सिंगर, यानी कि कुछ व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है, तो यानी कि यह आई प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। और यही अगर कुछ व्यक्ति सिंगर नहीं है उसके बारे में कहा जाता तो यह ओ प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। यह सब बात हम लोग इसके पहले की कक्षाओं में कर चुके हैं। दूसरा जो प्रीमाइज है उसमें चर्चा हो रहा है कि आल द सिंगर आर डांसर, यानी कि संपूर्ण रूप से इनवर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ऑल द सिंगर आर डांसर, यानी कि यह ए प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। कंक्लूजन के रूप में हम देखें तो सम एक्टर आर डांसर, यानी कि कुछ के बारे में कहा जाए कि सम एक्टर आर डांसर, इस प्रकार से देखा जाए तो इसका मूल होगा आई ए आई, यानी कि मूल के माध्यम से हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन क्वांटिटी है और कौन सा क्वालिटी है, बस उसी को पहचान के हम लिख देंगे और इसका मूल होगा आई ए आई। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, यानी कि पदों का वितरण किससे कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म के बारे में बात करेंगे कि यानी कि जो भी पद है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करके सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के रूप में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के रूप में पूर्ण रूप से किया जा सकता है तो उसे हम प्राय डिस्ट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। इसमें हम एक एक करके ए कैटेगोरिकल, ई कैटेगोरिकल और आई और उसके बाद ओ कैटेगोरिकल पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए कैटेगोरिकल जो भी प्रीपोजिशन है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि ए प्रकार सार्वभौमिक सत्य प्रकार के वाक्यों जिसे प्राय ए इनवर्स के रूप में जाना जाता उसका केवल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जबकि ई प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई प्रकार के वाक्य में न तो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा न ही प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओ प्रकार के वाक्यों में सिर्फ प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पुनः एक बार और समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रेडिकेट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में किया जा सके उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ए इनवर्स वाले वाक्यों में ए प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में केवल सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि ई प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जबकि आई कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में न तो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा न ही प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में सिर्फ प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज के लिए इतना ही।